कभी किसी ऐसे जिंदा इंसान को देखा है जिसकी सांसें तो चल रही हों मगर उसकी रूह उसी दिन मर गई हो जब उसकी मोहब्बत का जनाजा उठा था? मेरी कलाई पर मौजूद ये गहरा काला निशान किसी हादसे का नहीं बल्कि उस पागलपन की गवाही है जो मैंने अपनी सहर के लिए किया था। मैंने तो अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपना खून बहा दिया था, पर अफसोस इस बेरहम दुनिया ने मेरे खून की कोई कीमत न डाली। वो भी मुझसे बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन मुकद्दर की बेरहमी देखो कि जिस लिबास पर मेरे खून के सरख धब्बे लगे थे उसी लिबास में उसे किसी और की दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया गया। अगर आपका दिल कमजोर है तो ये वीडियो अभी बंद कर दें, क्योंकि अफसाना हाउस पर आज आप एक ऐसे सच्चे आशिक की दास्तान सुनने जा रहे हैं जिसकी दास्तान का हर लफ्ज आपकी आंखों में आंसू लाकर दम लेगा। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त की धूल तले छुप तो जाते हैं, मगर जब कभी यादों की हवा चलती है तो उनसे दोबारा खून रसने लगता है। मेरा नाम रेहान है। मैं कोई कहानीकार नहीं हूँ, ना ही मुझे लफ्जों से खेलना आता है। मैं तो बस एक हारा हुआ इंसान हूँ जिसे मोहब्बत ने उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ जिंदगी और मौत का फर्क ही मिट जाता है। मेरा ताल्लुक एक निहायत गरीब और सफेद पोश घराने से था। मेरी दुनिया बस मेरी बूढ़ी माँ, मेरी किताबें और मेरा छोटा सा महल्ला था। मैं दिन भर एक छोटी सी दुकान पर काम करता और रात को देर तक पढ़ता ताकि अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी उस बेरंग दुनिया में कोई ऐसा रंग आएगा जो मेरी पूरी कायनात को बदल कर रख देगा। फिर मेरी जिंदगी में शहर आई, शहर जिसका नाम लेते ही आज भी मेरे सीने में एक टीस उठती है। वो हमारे शहर के सबसे अमीर और बासर ताजिर सिकंदर हयात की इकलौती बेटी थी। वो महलों में रहने वाली शहजादी थी और मैं एक कुछ मकान दबासी। हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं था, लेकिन शायद दिलों के फैसले आसमानों पर होते हैं जहां दौलत की तराजू काम नहीं करती। हमारी पहली मुलाकात शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में हुई थी। वो तारीख की एक नायाब किताब ढूंढ रही थी जो इत्तेफाक से मेरे पास मौजूद थी। जब मैंने वो किताब उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने अपनी जादुई बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा। उसकी इन आंखों में एक ऐसा सहर था कि मैं पहली ही नजर में अपना दिल, अपनी रूह, सब कुछ हार बैठा। उस दिन के बाद मुलाकातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो देखते ही देखते शदीद मोहब्बत में बदल गया। सहर मेरी सादगी और सच्ची तबीयत पर मर मिटती थी और मैं उसकी मासूमियत का इसी हो चुका था। वो अक्सर मुझसे कहती थी, रेहान, मुझे दुनिया की कोई दौलत, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुमने कभी मेरा हाथ छोड़ दिया तो मेरी सांसें वहीं रख जाएंगी। मैं उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता, सहर, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली उस दुनिया में अगर मेरे पास कुछ कीमती है तो वो सिर्फ तुम हो। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। लेकिन हम दोनों नादान थे। हम ये भूल गए थे कि इस बेरहम माशरे में एक गरीब का अमीर के घराने में दिल लगाना सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है, जिसकी सजा बहुत इबरतनाक होती है। मोहब्बत की ये खूबसूरत वादी ज्यादा दिन तक आबाद न रह सकी। एक बदबख्त दिन सहर के वालिद को हमारे रिश्ते का पता चल गया। उनके लिए ये बात उनकी झूठी अना और खानदानी नाम नहात इज्जत पर एक जोरदार तमाचा थी। उन्होंने सहर पर बेपनाह तशद्दुद किया, उसका फोन छीन लिया और उसे एक अंधेरे सर्द कमरे में कैद कर दिया। यही नहीं, उन्होंने फौरी तौर पर सहर की शादी उसके एक अय्याश और जालिम कजन से तय कर दी जो सिर्फ उनकी जायदाद का भौंका था। सहर ने किसी तरह अपनी जान पर खेलकर घर की एक बूढ़ी मासी के जरिए मुझे एक पर्ची भिजवाई। उस पर्ची पर उसके आंसू इस तरह गिरे थे कि अल्फाज फैल चुके थे, मगर उसका दर्द साफ पढ़ा जा सकता था। उसने लिखा था, रेहान, बाबा मुझे जान से मार देंगे लेकिन मैं किसी और की नहीं हो सकती। 3 दिन बाद मेरी बारात है। अगर तुम मुझे यहाँ से लेने नहीं आए तो तुम्हें सहर की लाश मिलेगी। खुदा के लिए मुझे इस जहन्नम से निकाल लो। वो पर्ची पढ़ते ही मेरा दिमाग माफ हो गया। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं पागलों की तरह रात के अंधेरे में सहर के मोहल निमा घर की पछली दीवार फांदकर उसके कमरे की खिड़की तक पहुंचा। सहर अंदर फर्श पर बैठी सस्कियां ले रही थी। जैसे ही उसने मुझे खिड़की पर देखा, वो भागती हुई आई और लोहे की गिरल से चमट गई। रेहान, तुम आ गए, मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं मर जाऊंगी। वो बलिक रही थी, लेकिन बाहर सहन में मुसल्लह गार्ड्स पहरा दे रहे थे। मैंने उसका कांपता हुआ हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, सहर, मेरी जान, इस वक्त यहाँ से निकलना खुद अच्छी होगी। गार्ड के पास बंदूकें हैं। तुम हौसला रखो, मैं कल सुबह अपनी माँ को लेकर तुम्हारे बाबा के सामने झुक जाऊंगा, उनसे तुम्हें मांग लूंगा। सहर का सब्र और उम्मीद इस वक्त जवाब दे चुके थे।
اس نے مایوسی سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور روتے ہوئے بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو ریحان، تم غریب ضرور ہو لیکن میں نے سوچا تھا تم بہادر ہو، تمہاری محبت سچی ہے، تم ڈر گئے ہو، تم مجھ سے سچی محبت نہیں کرتے، تم صرف باتیں کرنا جانتے ہو۔ جب سحر نے یہ کہا کہ تم مجھ سے سچی محبت نہیں کرتے تو میرے اندر جیسے کچھ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ دنیا کا کوئی بھی تانا میں برداشت کر سکتا تھا لیکن اپنی سچی محبت پر سحر کے مناسب شک کا یہ لفظ میرے لیے زہر کے گھونٹ جیسا تھا۔ اس وقت اس اندھیری رات میں میرے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کھڑکی کے پاس ہی باغیچے کی کینچی اور ایک تیز دھار چاقو رکھا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں نے سحر کی آنکھوں میں دیکھا، چاقو اٹھایا اور اپنی بائیں کلائی کی رگ پر پوری قوت سے چلا دیا۔ ریحان سحر کی ایک ایسی دردناک اور فلک شداف چیخ نکلی جس نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ خون فوارے کی طرح بہہ نکلا۔ سحر نے دیوانہ وار کھڑکی کے شیشے کو ہٹایا اور اپنے ریشمی دوپٹے کو پھاڑ کر میری کلائی پر لپیٹنے لگی۔ اس کے ہاتھ میرے خون سے سرخ ہو چکے تھے اور اس کے آنسو میری کلائی پر بہتے خون میں شامل ہو رہے تھے۔ میں نے ڈوبتی ہوئی سانسوں اور گرتے ہوئے ہوش کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا، سحر، اب تو مانتی ہو نا؟ دیکھ لو، میں نے اپنی محبت کا ٹیکس اپنے خون سے چکا دیا ہے۔ اب کبھی مت کہنا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ خون کا نقصان اتنا زیادہ تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو فضا میں ہسپتال کی دوائیوں کی بو تھی۔ میرے سرہانے میری بوڑھی ماں بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ میری کلائی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی لیکن درد کلائی میں نہیں، میرے دل میں تھا۔ میں نے کمزور آواز میں پوچھا، ماں، سحر کہاں ہے؟ ماں نے تڑپ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی، شریفوں کے بچے امیروں سے دل نہیں لگاتے۔ اس ظالم اسکندر حیات نے پولیس کو پیسے دے کر تیرے خلاف کیس بنوا دیا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے یہ شہر نہ چھوڑا تو وہ تجھے جان سے مار دیں گے۔ اور سحر کا کیا ہوا؟ جب مجھے معلوم ہوا تو میری روح فنا ہو گئی۔ جس رات میں بے ہوش ہوا تھا، سحر کے رونے کی آواز سن کر گارڈز وہاں پہنچ گئے تھے۔ سحر کے والد نے ہسپتال سے ڈاکٹر بلا کر میرا خون تو بند کروا دیا لیکن سحر کے لیے ان کا دل نہیں پکڑا۔ اسی رات زبردستی سحر کو اسی حالت میں نکاح کے منڈپ میں بٹھایا گیا جس حالت میں وہ تھی۔ اس کی سفید قمیض اور آستینوں پر میرے خون کے سرخ داغ موجود تھے اور اسی خون آلود لباس میں اسے رخصت کر دیا گیا۔ اس نے دولہا کو چھونے تک نہ دیا، وہ ہر وقت بس ایک بد کی طرح بیٹھی رہتی۔ مقدر نے ہم سے ہماری خوشیاں ایسے چھین لیں جیسے پت جھڑ کے پتے درخت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں زندہ تو ہیں مگر ایک دوسرے کے بغیر، بالکل مردہ۔ جب انسان سے اس کا جینے کا سہارا چھن جائے تو راستے اور منزلیں اپنے معنی کھو دیتے ہیں۔ سکندر حیات کی دھمکیوں اور پولیس کے خوف کی وجہ سے میری بوڑھی ماں نے رو رو کر مجھ سے شہر چھوڑنے کی بھیک مانگی۔ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی تڑپتی ہوئی روح اور کٹی ہوئی کلائی کے ساتھ اس شہر کو الوداع کہا جہاں میری سحر رہتی تھی۔ ہم ایک نئے اجنبی اور بڑے شہر میں آ گئے۔ یہ شہر بہت مصروف تھا، یہاں کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے ایک مٹیار کی دکان پر رات کے وقت چوکی داری اور دن میں مزدوری شروع کر دی۔ میری کلائی کا زخم تو آہستہ آہستہ ایک گہرے کالے نشان میں بدل گیا لیکن میرے دل کا زخم ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہوتا گیا۔ میں اکثر رات کے اندھیرے میں دکان کے باہر بیٹھ کر اپنی کلائی کے اس نشان کو دیکھتا اور سحر کی وہ آخری چیخ میرے کانوں میں گونجنے لگتی، ریحان، تم نے یہ کیا میں سوچتا تھا کہ کیا سحر اب بھی اس لباس کو دیکھ کر روتی ہوگی جس پر میرا خون ملا تھا؟ کیا وہ اس امیر دنیا میں خوش ہے؟ لیکن دل سے ایک ہی آواز آتی تھی کہ سحر کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جہاں بھی ہوگی میری یاد میں پل پل مر رہی ہوگی۔ دوسری طرف سحر کی زندگی ایک ایسی قید بن چکی تھی جہاں سانس لینا بھی ایک عذاب تھا۔ اس کے شوہر کو جب یہ معلوم ہوا کہ سحر کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کی کلائی کا خون سحر کے لباس پر لگا تھا تو اس نے سحر کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ روز شراب پی کر گھر آتا اور سحر پر ذہنی اور جسمانی تشدد کرتا۔ وہ اس سے کہتا، تم جتنا اس غریب کے لیے رو گی میں تمہیں اتنی ہی تکلیف دوں گا، مگر سحر خاموش رہتی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اب سوکھ چکے تھے۔ وہ اس ظلم کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس نے اپنی محبت پر شک کیا تھا جس کی وجہ سے ریحان نے اپنا خون بہایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں مٹی کی دھول نے بہت سے چہروں کو دھندلا دیا تھا مگر سحر کا چہرہ میرے دل پر پہلے دن کی طرح نقش تھا۔ محنت اور مشقت نے مجھے ایک عام
मजदूर से एक छोटा सा कारोबारी बना दिया था। अब मेरे पास एक छोटा सा घर था और माँ के लिए कुछ आसाइशें थीं, मगर इस घर में वो रौनक नहीं थी जो शहर के होने से होनी थी। मेरी माँ अक्सर मेरी हालत देखकर रो पड़ती और कहती, रेहान अब शादी कर ले मेरे बच्चे, कब तक एक मर्दे के सहारे जियोगे। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता और अपनी आस्तीन नीचे कर लेता ताकि माँ को वो निशान न देखे। मैं कहता, माँ जिस दिल में एक बार सहर हो जाए वहाँ फिर किसी और का गुजर नहीं होता। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मैं पागलों की तरह उन्हें शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल में शदीद रश था, डॉक्टर और नर्सें यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। मैं अपनी माँ को स्ट्रेचर पर लिटाए इमरजेंसी वार्ड की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी नजर सामने से आने वाली एक व्हील चेयर पर पड़ी। इस व्हील चेयर पर एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा पीला जर्द था, आंखें धंसी हुई थीं और वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसके साथ एक छोटी सी 4 साल की बच्ची खड़ी थी जो इसका हाथ पकड़कर रो रही थी। मम्मा प्लीज आंखें खोलें। मैं जैसे वहीं जम गया। मेरे कदम जमीन ने पकड़ लिए। वो चेहरा, वो मासूमियत, वो 5 साल बाद भी बदली नहीं थी। वो मेरी सहर थी। मैं अपनी माँ को नर्स के हवाले करके दीवाना वार इस व्हील चेयर के पीछे भागा। सहर को एक निजी वार्ड में मुंतकिल किया जा रहा था। उसका शवहर वहाँ मौजूद नहीं था। शायद वो उसे इस हाल में छोड़कर जा चुका था। जब नर्स बाहर निकली तो मैं आहिस्ता से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। सहर ने कमजोर आवाज में अपनी बेटी से कहा, मेरा बच्चा रोते नहीं है। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में एकदम से जिंदगी की रमक जाग उठी। उसने यकीन न आने वाली नजरों से मुझे देखा। उसके होंठ कांपने लगे। रेहान, उसकी आवाज एक सरगोशी की तरह निकली। मैं उसके बेड के करीब गया। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने देखा कि उसके गले और हाथों पर तशद्दुद के पुराने निशानात थे। दुनिया की उस अमीर शहजादी का इस दुनिया ने क्या हाल कर दिया था। सहर, तुम इस हाल में? मैंने रोते हुए पूछा। सहर ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसने तड़प कर मेरी बाएं कलाई को देखा और अपनी कमजोर उंगलियों से मेरी कलाई के इस गहरे निशान को छुआ। तुमने सच कहा था रेहान, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। मैंने तुम पर शक किया, उसी लिए खुदा ने मुझे ये सजा दी। मैंने इस रात के बाद कभी खुशी का एक लम्हा भी नहीं देखा। वो रोज मुझे मारता था पर मुझे दर्द नहीं होता था, क्योंकि मेरा दिल तो उसी रात मर गया था जब तुम्हारा खून बहा था। शहर के डॉक्टर ने अंदर आकर मुझे बताया कि शहर को ब्लड कैंसर है और वो अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज पर है। उसके पास अब बहुत कम वक्त बचा है। ये सुनकर मेरा कलीजा मुना को आ गया। मैंने खुदा से इल्तिजा की कि वो मेरी जिंदगी शहर को दे दे, लेकिन मौत को कोई नहीं टाल सकता। शहर ने मुझसे एक आखिरी वादा मांगा। उसने अपनी मासूम बच्ची का हाथ मेरे हाथ में दिया और बोली, रेहान, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, मगर मेरी इस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसका बाप उसे कबूल नहीं करता। क्या तुम मेरी उस आखिरी निशानी को संभालोगे? मैंने रोते हुए इस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और कहा, सहर, ये तुम्हारी नहीं, हमारी बेटी है। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा चाहूंगा। सहर के चेहरे पर एक पुरस्कून मुस्कुराहट आई। उसने एक आखिरी बार मेरी कटी हुई कलाई के निशान को चूमा, अपनी आंखें बंद की और हमेशा के लिए इस बेरहम दुनिया से रुखसत हो गई। आज सहर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बेटी मेरे पास है। जब वो मुझे पापा कहकर पुकारती है तो मुझे लगता है कि सहर मेरे आसपास ही है। मैं अपनी कटी हुई कलाई का निशान देखकर मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि इस निशान ने मुझे सहर तो न दी, मगर उसकी सबसे प्यारी निशानी हमेशा के लिए मेरी झोली में डाल दी। दोस्तों, ये थी एक सच्चे आशिक की दास्तान जिसने मोहब्बत में अपना सब कुछ हार कर भी अपना वादा निभाया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपकी आंखों को नम किया है, तो ऐसी ही दिलदोज और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल अफसाना हाउस को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।